हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरव्यू सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस ऐड हो गए हैं और वो सिर्फ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे कि पूरा वीडियो वहाँ पे एंड टू एंड कवर किया गया है। तो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि न्यूज़पेपर एनालिसिस तो आप मेरे साथ कर ही रहे हो, साथ में वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि 5 मिनट्स में उससे अच्छा एनालिसिस किसी टॉपिक का आपको शायद ही कहीं और मिले। और आपके फीडबैक तो हमें हमेशा ही वेलकम है। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो नीचे आंसर्स भी दिए गए थे डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन को लेके, तो वो बिल्कुल करेक्ट थे। तो ऐसे ही हम आपसे हर क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको लगे कि हम आंसर कर सकते हैं तो उनको ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। और आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो 12th, 13th और 14th दिसंबर तीनों का एक साथ है। और यही एक बड़ा कारण था कि हम लोग बीच में एक न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके नहीं आए, क्योंकि 13th और 14th दिसंबर के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ था नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे इंटर रिलेटेड थे, जो हमने पहले या तो कवर कर लिए हैं या फिर वो 12 तारीख से ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने 14th तक का एनालिसिस एक साथ लिया है और अगला एनालिसिस अपन 15th और 16th का लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है इन्फ्लेशन को लेके। तो आपको पता है, अपन ने लास्ट क्लास में एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे आरबीआई कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त एक रेयर गोल्डीलॉक जोन में है। क्या मतलब होता है इसका? ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अ, आप मुझे, मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था शायद ही, कि गोल्डीलॉक का मतलब क्या होता है, ये मुझे आप ज़रूर बताएंगे। जब अपन यूनिवर्स पढ़ते हैं, जब अपन स्पेस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपन बोलते हैं, जैसे अगर ये कोई स्टार है, फॉर एग्जांपल सन है, तो उसके आजू बाजू में कुछ ऐसा रीजन होता है जिसको अपन गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और क्या अर्थ गोल्डीलॉक जोन में आता है क्या? तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप बताएंगे। नहीं पता तो भी बताइएगा, तो हम इसको अगले क्लास में डिस्कशन में ले लेंगे। अब सबसे पहली बात मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने बेसिकली बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रियर गोल्डीलॉक जोन में है। क्यों? क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कंट्री का जो जीडीपी है वो तो बढ़ रहा है और कंट्री में लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी डाउन है। जनरली हमारे यहाँ पे जो टारगेट रखा जाता है वो इन्फ्लेशन का, वो है 4 ± 2%। मतलब 4% के आसपास, उसमें ±2 कर दो। 2% घटाओगे तो 2% हो जाएगा और 4 में 2 ऐड करोगे तो 6%। तो आपका इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। अब क्या होता है, आपको पता है इन्फ्लेशन का डेटा आता है, तो अभी नवंबर का डेटा भी मतलब दिसंबर में आने वाला था, तो उसको लेके बता रहे थे कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम है। आपको पता है कि आरबीआई ने जो डेटा दिया था उसमें बोला था कि 2.2% के आसपास है, और इसमें से उन्होंने फूड और फ्यूल, जो वॉलेटाइल चीज़ें होती है, उसका डेटा हटा दिया था। तो इस बार भी आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो बहुत ही रेयर चांस होता है जब कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन उसका इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। और इसलिए कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो डिसीजन ले पाया कि वो एक रेट कट देगा। ठीक है, वो बेसिकली रेपो रेट कट लेगा, और रेपो रेट को अपन मॉनेटरी पॉलिसी का रेट भी बोलते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रेपो रेट कम करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई से बैंकों को सस्ते में लोन मिलेगा, और जब बैंकों को सस्ते में लोन मिलेगा तो आगे भी सस्ते में लोन ट्रांसफर कर सकती हैं। क्या ये ज़रूरी है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम करी है तो बैंक अपने लोन्स की रेट कम करे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो यही चीज़ जी, तो मैं आपको बोल भी रही थी कि एक नया कॉन्सेप्ट है जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जिसको अपन लोग एमपीटी भी बोलते हैं। ये आपके कोर इकोनॉमी का सब्जेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट चल रही है उसका बैंक्स कस्टमर्स तक कैसा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि पहले रेट 6% थी रेपो रेट, और अभी घट के 5% हो गई, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां बैंकों को 6% देना पड़ रहा था ब्याज पैसे उधार लेने के लिए आरबीआई से, अब उनको सिर्फ 5% देना पड़ रहा है। तो अब अगर उनको सस्ता पैसा देना पड़ रहा है तो आगे कस्टमर को भी तो लोन उनको सस्ते में देना चाहिए। तो इसी को, कि जब आरबीआई ने अपनी रेट कम कर दी तो बैंक को भी अपनी रेट कम करनी चाहिए, इसी को अपन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो पहले क्या होता था,
क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब अब बैंक डिसाइड करती है कि अब आपको किस ब्याज दर पे लोन देगी। तो पहले क्या होता था, इवन दो आरबीआई रेपो रेट कम करती थी, लेकिन बैंक्स अपनी ट्रांसमिशन रेट कम नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, आरबीआई भी इस पर जोर देती है कि अगर हमने रेट कम करी है तो आप भी रेट कम करो, ठीक है। और आपको पता ही है कि आरबीआई के पास दो तरीके के क्या कहते हैं, दो तरीके के टूल्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टूल्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स, करेक्ट है। तो ज़रा ये मुझे बताना, डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने सुना होगा डायरेक्ट एक्शन हो गया, है ना, परसुएशन हो गया, मॉरल परसुएशन हो गया, फिर रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना, बैंक रेट हो गया। ये ज़रा मुझे बताना कि कौन से टूल्स हैं जो आप आपने इकोनॉमी में पढ़े हैं कि आरबीआई के पास हैं, जिससे वो मार्केट में लिक्विडिटी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको अपन डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स के मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे रूल्स, ऐसे टूल्स के अंदर अपन उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट कम करी है, एक न्यूज़ आई थी कि एसबीआई ने भी अपनी जो लोन्स की दरें हैं वो कम कर दी है। तो अगर ऐसा होता है तो इसी को अपन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी अगर बड़ी है तो उसका भी फायदा कस्टमर्स को मिल गया है, अगर घटी है तो उसका भी फायदा कस्टमर्स को मिल गया है, ठीक है। फिर आप देखोगे एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, इसमें ना आपको याद करने लायक कुछ नहीं है। आपको पता है डिज्नी हॉटस्टार करके है, करेक्ट है। वैसे ही वॉल्ट डिज्नी की जो डिज्नी कंपनी है ना, उन्होंने बोला है कि वो ओपन एआई में बेसिकली $1 बिलियन का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑब्वियसली ओपन एआई एक स्टार्टअप टाइप का है, तो उसमें आप है ना पैसा डालोगे और ऑब्वियसली फिर उसको हेल्प करोगे कि वो ग्रो करे और कुछ कुछ और काम करे। अब ओपन एआई का डिज्नी से क्या काम है, डिज्नी के जितने भी कैरेक्टर्स अगर आपने बचपन में कार्टून्स देखे हैं, आपको पता है डिज्नी के मार्वल, पिक्सार, जो भी कैरेक्टर्स हैं, है ना, तो वो सारे कैरेक्टर्स पे वीडियोस वगैरह बना सकता है ओपन एआई। कैसे, आपको पता है ना चैट जीपीटी किसका है, चैट जीपीटी ओपन एआई का है। और चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन हैं, है ना। कई में तो आप बेसिकली सिर्फ एनालिसिस लेते हो, कई में आप वीडियो बना सकते हो, किसी में आप ऑडियो वगैरह भी बना सकते हो। तो अब चैट जीपीटी का यूज़ करके, बेसिकली एआई का यूज़ करके डिज्नी जो है छोटे छोटे वीडियोज़ है, बाकी सारा कंटेंट भी बनाना चाहता है, इसलिए वो ओपन एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ डिज्नी की रियलिटी नहीं है, इनफैक्ट आप देखोगे इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या सोच रही हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आप एआई में इन्वेस्ट करोगे। तो इनफैक्ट आप देखोगे जो हमारे भी वीडियोज़ हैं, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले नहीं, ये जो वीडियो वाले इंटरव्यू वीडियो जो सीरीज़ चला रखी है जो 5 मिनट्स वाली है, उसमें भी हमने कुछ 5-6 एआई टूल्स का यूज़ किया है साथ में, ठीक है, ताकि वो इतने क्रिस्प हम आपको वीडियोस दे पाएँ, टू द पॉइंट है, ठीक है। अगर वही वीडियो मैं किसी एक बंदे से बाहर बनवाऊंगी तो लगभग मुझे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़े, ठीक है। और ऐसे वीडियोस आप बार बार नहीं कर सकते। लेकिन मैंने खुद ने बैठ के एक कोर्स लिया, 5-6 एआई टूल सीख लिए, और अब ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट उससे ये फ़ायदा है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ स्लाइड बाय स्लाइड फॉर्मेट में, प्रॉपर एनालिसिस के फॉर्मेट में, वो मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर दे देती हूँ। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। वही चीज़ है, बहुत सारी जैसे फिल्म मेकिंग कंपनीज़ हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्री वाली कंपनीज़ हैं, ये पहले क्रू को हायर करती थी, मैन पावर लाती थी, फिर उनसे वीडियोस बनवाती थी, फिर उनके साथ आपको बेसिकली बैठना पड़ता था, बार बार एडिटिंग करनी पड़ती थी। अब एआई के साथ क्या है कि आप इसको बस प्रॉम्प्ट देते हो, तो आप चैट जीपीटी पे लिखते हो ना कि आप मुझे ये करके दे दो, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आप बस प्रॉम्प्ट दे दो, अगर आपका प्रॉम्प्ट राइट है तो आपका आंसर या फिर आपका जो भी आपने वीडियो ऑडियो जो भी मांगा है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज इनफैक्ट आप देखोगे इस वक्त एआई में इन्वेस्ट कर रही है। फिर ये वाला न्यूज़ ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले ही डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन पढ़ लिया है। बट आपको पता होना चाहिए कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता ही जा रहा है, और अगेंस्ट डॉलर आप देखोगे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और जब भी ऐसा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब रुपी की वैल्यू कम होती है, ऑब्वियसली वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स खराब जाते हैं। इससे जो इन्वेस्टर्स वगैरह जिन्होंने हमारी इकोनॉमी में, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, वो भी पुल आउट करते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले चीज़ आपको $1 में पड़ रही थी, अब हो सकता है आधे डॉलर में ही आपको मिल जाए, करेक्ट है ना, क्योंकि आप ज़्यादा रुपए खरीद सकते हो अब उसी डॉलर में। तो इसलिए हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। बट चूंकि इंडिया क्या है, एक इम्पोर्टिंग नेशन है, एक आयात करने वाला नेशन है, तो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से। हमारा करंट अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेफिसिट में रहता है, सरप्लस में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं तो इम्पोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, करेक्ट है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं नो डाउट, बट इम्पोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली और महंगे हो रहे हैं, है ना। और इस वजह से आप देखोगे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट और ख़राब हो जाता है। तो जनरली आप देखोगे कि इंडिया का जब भी डेप्रिसिएशन होता है तो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता। अब इसको कट शॉर्ट करो और चाइना पे ले जाओ, क्योंकि आगे अपन देखेंगे एक चाइना का आर्टिकल आने वाला है कि चाइना जो है, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश का 1 ट्रिलियन
डॉलर या $1 बिलियन, एक मिनट इसको आगे देख ही लेते हैं, हमारा आर्टिकल यहीं ख़त्म कर देते हैं। हाँ, ये वाला मैं बता रही थी ना, सरप्लस इज सच इम्बैलेंस वाला। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ये देखो ट्रेड डेटा जो है चाइना का, वो बता रहा है कि कंट्री ने $1 ट्रिलियन, वही बता रही थी, $1 ट्रिलियन का उसने सरप्लस हिट किया है अपने ट्रेड में। मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट से इंडिया परेशान है कि हमारा आयात जो है निर्यात से ज़्यादा है, चाइना का निर्यात आयात से इतना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से इतना ज़्यादा है कि $1 ट्रिलियन का उसके पास सरप्लस है। किसी कंट्री ने आज तक इतने कम समय में, सिर्फ 11 महीने में, उन्होंने सिर्फ इस साल का डेटा दिया है ये, जनवरी से लेकर नवंबर तक का। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक में 11 महीने में किसी भी कंट्री ने आज तक ये रिकॉर्ड अचीव नहीं किया है। अब आप सोचो, ये चाइना अपने को पता है दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये चाइना ने एकदम से आज हो गया और उनका करंट अकाउंट सरप्लस इतना बढ़ गया, नहीं। उन्होंने लॉन्ग टाइम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दिया है। उन्होंने सप्लाई चेन अपनी इस तरीके से बनाई है, अपना पॉलिसी एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाया है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और यहाँ पे चाइना जो एक और चीज़ करता है वो है उसकी जो करेंसी है, जिसको अपन लोग रेनमिनबी या फिर चाइनीज़ युआन के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली इसको डेप्रिशिएट करके ही रखता है। जैसे अपने यहाँ क्या बोला मैंने, इंडिया में अगर डेप्रिसिएशन होता है तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं और हम लोग इंपोर्टिंग नेशन है। लेकिन चाइना का सोचो, जो एक्सपोर्टिंग नेशन है, अगर वो अपनी कंट्री को डेप्रिशिएट कर दे तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स और बढ़ जाते हैं। बट आपका जो लॉजिकल क्वेश्चन और डाउट आना चाहिए वो ये है कि मैम अभी जब यूएस वाला इशू चल रहा है, यूएस ने हर जगह टैरिफ लगा दिए हैं और चाइना भी बहुत सारा माल यूएस को बेचता था, तो अब चाइना माल का बेच रहा है। यही तो ब्यूटी है चाइना की। चाइना ने बेसिकली सोचो आप कि उसके ऊपर भी टैरिफ्स लगे, यूएस में उसका जो माल है वो कम हो गया, लेकिन चाइना ने क्या कर रखा था, अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया है ना, और जो नीचे की तरफ कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ है यूरोप वगैरह, उसने जितना भी उसका माल यूएस जाता था वो उसने वहाँ सप्लाई करना शुरू कर दिया, वहाँ डाइवर्ट कर दिया। तो उसकी सप्लाई चेन्स पहले से ही इतनी बिल्ड थी कि वो ये काम कर सके। समझ में आ रहा है क्या? ये देख लो। और दूसरी चीज़ जो है कि इस बार का जो ट्रेड डेटा आया है उसने दो चीज़ें बताई हैं। एक तो बताया है कि जैसे कंट्रीज़ जो थी वो शिफ्ट हो गई हैं, पहले कहाँ वो यूएस को ज़्यादा सामान देता था, अब यूएस की जगह बाकी सारी कंट्रीज़ आ गई हैं। इसका मतलब अब वो एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है उसके सामान को बेचने के लिए। और दूसरा है टाइप ऑफ गुड्स। तो पहले चाइना, आपको पता होगा कि रॉ मटेरियल जो छोटी छोटी वैल्यू की चीज़ें होती थी वो बेचता था बल्क में। अब चाइना क्या कर रहा है, सेमी कंडक्टर्स, एआई, टेलीकॉम है ना, इंजीनियर्ड गुड्स, जो बेसिकली हायर वैल्यू गुड्स होते हैं, है ना, वो बेच रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपका कम क्वांटिटी भी बेचेगा तो भी सेम फिगर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपने 10 रुपए की 1000 चॉकलेट बेची, ठीक है, तो भी आप 10,000 पे पहुँचोगे। और आपने अगर 100 रुपए की 100 चॉकलेट्स बेची तो भी आप 10,000 पे पहुँचोगे। तो पहले चाइना 10 रुपए वाला सामान बेच रहा था, अब चाइना 100 रुपए वाला सामान बेच रहा है, तो कम में भी उसका सेम फिगर अचीव हो जाता है। तो ये बता रही हूँ, हायर वैल्यू गुड्स हो गया, मशीनरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, जो कैपिटल एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट्स थे। पहले वो लेबर एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट्स बेचता था, अब वो कैपिटल एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट्स बेचता है, ठीक है। पहले वो टॉयज़ और एपरल्स बेचता था, अब आप देखोगे कि वो अपर साइड पे जा रहा है वैल्यू चेन के। समझ में आ रहा है? तो वो वाला चीज़ हो जाएगा। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि यूएस में जो चाइना फेस कर रहा था कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम हो गए थे, पर इतना आप देखोगे, मैंने आपको वही बताया कि यूएस को उसने रिप्लेस कर दिया है ग्लोबल साउथ से। इंडिया सिर्फ कहता रह गया है कि हम ग्लोबल साउथ में ये करेंगे वो करेंगे, चाइना ने ग्लोबल साउथ को करके दिखाया। उसने बेसिकली ग्लोबल साउथ में अपना सामान पूरा शिफ्ट कर दिया ताकि यूएस का जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉर्ट हो सके, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, आपको सबको पता है कि चाइना के ऊपर ना बार बार एलिगेशन लगते हैं कि चाइना अपना सामान ना डंप करता है। अब यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये सुन लो क्योंकि अभी किसी से इंटरव्यू में पूछा भी गया था। एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? देखो, चाइना ने कुछ सामान बनाया और उसको वो इतने सस्ते दामों में बेच रहा है, ठीक है, कि वो उसकी प्रोडक्शन जो है, अगर सपोज करो उसको बनाने में ही 100 रुपये लगे और चाइना उसको 100 रुपये से भी कम में बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे देश में उसको बेच रहा है 50 रुपये में, तो बेसिकली वो कहलाता है डंपिंग। डंपिंग मतलब होता है जब आप किसी सामान को बहुत ही सस्ते दामों में, इनफैक्ट उसकी जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी नीचे बेच रहे हो, तो वो तो होता है डंपिंग। और डंपिंग को रोकने के लिए इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने 50 रुपये जो है सस्ता किया है अपना सामान, जितना एक्चुअली इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे, तो इंडिया इस पर 50 रुपये का
मिनिमम एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, एक तरीके से टैक्स लगा सकता है, ताकि इसका प्राइस वो हो जाए जो इसका एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है। तो वो होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये क्या होती है? जब कोई कंट्री, सपोज करो ये 100 रुपये में बेच रहा था, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट्स में उतरा तो चाइना ने बोला कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी देंगे, और जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसमें बेसिकली हम लोग 100 रुपये की जगह आपको 20 रुपये जो होगी सरकार दे देगी, तो टेक्निकली आपका प्रोडक्ट 80 रुपये का रह गया। लेकिन इंडिया की तरफ से सोचो, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहा है, इस वजह से आप देखोगे वो प्रोडक्ट सस्ता हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को, ये जो एक्सपोर्ट्स में सब्सिडी मिल रही है, उसको काउंटर करने के लिए जब इंडिया टैक्स लगाता है ना, उसको क्या करेगा, वो 20 रुपये का टैक्स लगा देगा, वापस उसको 100 रुपये कर देगा। तो वो वाला जो टैक्स होता है उसको अपन बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, आप कभी नहीं भूलना, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि जो चाइना है, तो अपने को पता ही है कि अगर चाइना के पास सरप्लस पड़ेगा, ट्रेड सरप्लस है, तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा और एक्सपोर्ट्स करेगा, और फिर से आप देखोगे और डंपिंग के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि पूरे पेज में आपको मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, वो ये था कि सरप्लस जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव ग्रोथ या फिर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की निशानी नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई चाइना शॉक भी आने वाला हो। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि चाइना एक मतलब अजीब दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ आपको पता है, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, इवन इंडिया हो गया, और भी छोटी कंट्रीज़ हो गया, सब चाइना पे जो उसका रिलायंस है वो कम करना चाहते हैं। करेक्ट है, सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं, सारी सप्लाई चेन्स को चाइना से मुक्त करना चाहते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में आपको एक चाइना शॉक टाइप का कोई टर्म देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि अगर सब लोगों का रिलायंस ही चाइना पे से हट गया, तो ऑब्वियसली फिर चाइना सामान किसको बेचेगा। तो चाइना शॉक करके एक टर्म है जो 2013 में डेविड डॉन जी ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने यही बोला था कि जो ये चीप गुड्स है चाइना के, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मार्केट में उसी तरह चलें जैसे पहले चल रहे हैं। ठीक है, और चाइना शॉक की वजह से आप देखोगे पहले भी 2011 के आसपास चाइना ऑलरेडी शॉक फेस कर चुका है, जब वो रिसेशन वगैरह आया था, और अभी आप देखोगे सेकंड चाइना शॉक की तैयारी भी हो सकती है। ओके, और यही चीज़ आप देखोगे दूसरे आर्टिकल में भी अनिल सासी जी बता रहे हैं कि कैसे ये जो $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है, लोग गागा हो रहे हैं, ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दर्शाता कि जो चाइना की इकनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट आप देखोगे ये नंबर्स जो होते हैं वो हाइड कर देते हैं अगर उस इकनॉमी में कोई प्रॉब्लम भी है तो। ठीक है, भाई सेकंड चाइना शॉक की बात कर रहे हैं ये, और अपन ने मैन्युफैक्चरिंग बता ही दिया है आपको। ठीक है, और याद रखना ये जो $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है, अगर आपसे कोई पूछे कि पहले कभी कोई कंट्री है जिसने ऐसी कोई फीट अचीव करी है, तो बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड सरप्लस जो है पहले 2 बार अचीव हुआ है। यूके, जब आप देखोगे वो दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब वो दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उसके यहाँ पे, मतलब बहुत पहले की बात है। और यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब आपको पता है कि वो हर किसी को लोन दे रहा था, हर जगह एक्सपोर्ट कर रहा था, उसने बहुत सारा सामान भी बेचा था, और वो अकेली कंट्री थी जो इनफैक्ट आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 से ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था चाइना वाला, जो मैंने डेप्रिसिएशन से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे लिया है, क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट भी करता है, और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा बहुत बार एलिगेशंस उस पर लगते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक मिनट, हाँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बेसिकली आपको पता है कि यूएस इंडिया जो है वो एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टाइप की कोई चीज़ हो जाए। ऑलरेडी अगर आप देखोगे यूएस इंडिया ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो है ही हमारी, कि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो हैं, बट हमारे पास एक एफटीए नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वो हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखना कि ट्रम्प साहब और मोदी जी, उनकी भी बीच में फ़ोनों पे बात वगैरह हुई थी, दोनों ने बोला था कि हाँ वो लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर ट्रम्प जी जो है बार बार यही बोल रहे हैं कि इंडिया जो है काफ़ी टफ नट है क्रैक करने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, सीधी बात ये है कि इंडिया जो है उसने बोला है अगर हम कोई भी ट्रेड डील करेंगे तो वो 3 चीज़ों में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक वो ट्रेड डील जो हमारे फार्मर्स को नुकसान पहुंचाए, एक वो ट्रेड डील जो हमारे डेयरी फार्मर्स या डेयरी जो संभालते हैं उन लोगों को, और एक जो हमारे एमएसएमईज़ को। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, यूएस आपको पता है कि बहुत सारा खाने पीने का सामान बनाता है। आपको पता है कि यूएस में बेसिकली आपका ये प्रेरीज वाला रीजन आता है, करेक्ट है। और प्रेरीज आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारा वीट और बाकी सारा अनाज हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, है ना,
बहुत सारे इनफैक्ट आप देखोगे काफ़ी सरप्लस मात्रा में वो प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब अगर ये सारा प्रोडक्शन इंडिया में डंप होना लग जाए तो ऑब्वियसली फिर इंडिया जो है हमारे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे फार्मर्स छोटे छोटे हैं और वो यूएस के प्राइसेस के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो एक दिक्कत है जो इंडिया हमेशा बोलता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि यूएस में जो जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वो बेसिकली जैसे अपने यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, बीटी कॉटन। ठीक है, और वो भी खाने वाली क्रॉप नहीं है। लेकिन यूएस में आप देखोगे अल्फा अल्फा, मक्का, मतलब जो खाने वाली क्रॉप्स है ना, उसमें भी आप देखोगे वो लोग जीएम सीड्स यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिया जो है वो ये बोलता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का ना हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, आगे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है। तो इसलिए इंडिया ने कभी जीएम क्रॉप्स को खाने वाली क्रॉप्स में अलाउ नहीं करा है। जैसे आप देख लो बीटी ब्रंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया, इंडिया में अभी तक आप देखोगे उनको प्रॉपर परमिशन नहीं मिली है, तो ये उगा भी नहीं सकते। लेकिन यूएस में आप देखोगे काफ़ी सारी क्रॉप्स जो है वो जीएम क्रॉप्स हैं। तो फिर अगर वो जीएम क्रॉप्स इंडिया में आएंगी तो इससे आप देखोगे हमारे यहाँ पे जीन पोल्यूशन हो सकता है। तो एकदम अपनी कंट्री में अलाउ नहीं कर रहे और फिर वहाँ के हम जीएम क्रॉप्स अलाउ करेंगे तो मिल के हो सकता है कि और कोई दिक्कत भी आ जाए। इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है। ओके, डेयरी फार्मर्स का वही दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, डेयरी फार्मर्स है, बहुत छोटे छोटे हैं, और वो लार्ज स्केल जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो यूएस में आपको पता है काउबॉयज़ और रैंचेस वगैरह रख के बनती हैं, उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे उनके प्राइसेस वगैरह से। और लास्ट है हमारा एमएसएमईज, छोटी छोटी कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम नहीं कर पाएंगी तो फिर बाहर निकल जाएंगी। तो इन तीनों के अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इंडिया का कहना है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया आपको पता है कि यूएस में बहुत सारा राइस वगैरह बेचता है। तो अब इसको लेके दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे यूएस में जो फार्मर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया से जो राइस आ रहा है वो डंप हो रहा है, इसको बंद करो, क्योंकि इससे हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब ये देखो मैं बताने के लिए कि यूएस कितना, आपको लगता होगा यूएस सिर्फ मशीन्स, एआई और ये सब चीज़ों में ही आ गया है, ऐसा नहीं है। वो लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, एक्सपोर्ट करते हैं एनुअली सोयाबीन $30 बिलियन का, में जो मक्का होता है $17 बिलियन का, गेहूँ होता है $7 बिलियन का, राइस भी होता है $1.9 बिलियन का। पर राइस जनरली कम रहता है, राइस आप देखोगे काफ़ी सारा इंपोर्ट भी करते हैं चाइना, इंडिया, मैक्सिको वगैरह से। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ इंडिया और यूएस का नेगोशिएशन चल रहा है तो आपको लगना चाहिए कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई और पॉजिटिव खबर आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट यूएस ने एक कोलेशन बनाया जिसका नाम है पैक्स सिलिका। क्या नाम है उसका? पैक्स सिलिका। तो बेसिकली ये एक नया कोलेशन है जो क्या करेगा, सिलिका, जो सिलिकॉन कंपनीज वगैरह होती हैं उनको जो भी क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो उस क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन को सिक्योर करने का, ठीक है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, क्रिटिकल मिनरल एनर्जी सप्लाई, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसने बेसिकली एक कोलेशन बनाया है और उसमें इंडिया को नहीं लिया है। ठीक है, इसमें कोरिया मिल जाएगा, जापान मिल जाएगा, नेदरलैंड्स मिल जाएगा, यूके मिल जाएगा, इजराइल, यूएई, है ना, ऑस्ट्रेलिया। और इनका ये कहना है कि जो भी कंट्रीज इसमें चुनी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स है, तो ये जो कंट्रीज़ आपने चुनी है ये कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सप्लाई चेन में। मतलब एक हिस्सा ऐसा है इनके पास कि जिसके बिना इमेजिन कर पाना, मतलब ये जो अपन बोलते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, वो मुश्किल है। फॉर एग्जांपल वो ये बोल रहे हैं कि जैसे यूएस है, यूएस के पास आपको पता है डिज़ाइनिंग वगैरह है, सारी कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तो नीदरलैंड्स के पास क्या है, नीदरलैंड्स में बेसिकली चिप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है, तो नीदरलैंड उसको कंट्रोल करके है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा आप देखोगे कि सारी कंट्रीज़ कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ कर रही हैं सप्लाई चेन में जो बहुत ही क्रिटिकल है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया अभी उस लेवल तक, वो ऐसा यूएस बोल रहा है कि इंडिया उस लेवल तक अभी डेवलप नहीं हो पाया है कि जहाँ पे वो सप्लाई चेन का कोई एक इंपॉर्टेंट हिस्सा कंट्रोल कर रहे हो, ताकि उनको इस पैक्स से लेकर समिट का मतलब इनविटेशन दिया जाए। ठीक है, तो वो बेसिकली, और ये बोल रहे हैं कि जितने भी इसमें पार्टनर्स है, जैसे यूएई हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, यूके हो गया, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली ट्रस्टेड एलाइज हैं। ठीक है, और ये आपस में डिपेंडेंसी इंक्रीज कर सकते हैं। आइडिया यही होगा कि चाइना वगैरह से सप्लाई चेन को कम करो, मटीरियल्स का प्रोडक्शन खुद करो, कैपेबिलिटीज़ डेवलप करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करो। ठीक है, नेशंस को इस तरीके से बनाओ कि आपस में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे से इम्पैक्ट हो रही हैं। और साथ में जो भी अपना प्रॉब्लम्स आता है सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटी को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स की वल्नरेबिलिटी को लेके, उसको बेसिकली अपन साथ में मिलकर दूर कर सके। तो ये इस पूरा पैक्स सिलिका जो समिट आई है, जो ये पैक्स सिलिका उन्होंने ग्रुपिंग बनाई है, ठीक है, वो उसके अंदर वो सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर यूएस से एक सवाल पूछा गया कि आप इंडिया को बोल रहे हो कि उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, तो फिर आपने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया था 2022 में,
तो उसमें इंडिया को क्यों लिया? तो वो यूएस बार बार यही बोल रहा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी पहले बना था, वो उसमें भी पहले 12 देश या ऐसे कुछ थे, और इंडिया ने उसको बाद में ज्वाइन किया था लेटर स्टेज पे, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब आप देखोगे वो पैक्स सिलिका में एंट्री ले सकते हैं। और फ्यूचर में वो ऑब्वियसली बोल रहे हैं कि ग्रुपिंग खुली रहेगी, इसमें और भी कंट्रीज जुड़ सकती हैं। पर ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक तरीके से नुकसान ही है कि हम इतनी बड़ी, हम एक जगह तो ट्रेड डील कर रहे हैं और दूसरी जगह आप देखोगे हम पैक्स सिलिका समिट का हिस्सा भी नहीं बन पाए। ओके, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आया है ये बेसिकली जो अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली एक्सरसाइज चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये उसके ऊपर आया है। और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आपको पता था कि जो लास्ट डेट थी पब्लिश होने की रूल्स वगैरह वो December 9 थी, जहाँ पे बोला था कि फर्स्ट जो ड्राफ्ट होगा वो पब्लिश कर दिया जाएगा। बट ऑब्वियसली जो डेडलाइंस थी वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई हैं और सारी स्टेट्स के लिए नहीं करी हैं। काफ़ी जगह आप देखोगे स्टेट्स में 99% डिजिटाइजेशन हो चुका है फॉर्म्स का। कुछ ही स्टेट्स में जैसे यूपी वगैरह हो गया है ना, आंध्रा हो गया, नीचे वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं एक डेडलाइन एक्सटेंड करी गई है ताकि काम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो एक हफ्ते से डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है और अब इसमें सारा डेटा ऊपर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जब पहले ड्राफ्ट आएंगे तो उसमें क्या हुआ कि आपका डेटा जो है पुराने जो आपके नाम थे उससे मैच किया गया, या आपके रिलेटिव के नाम अगर पुराने एक्सरसाइज कोई हुई होगी तो उससे मैच किया गया। अगर वहाँ पे मिल गए तो आपका नाम आ जाएगा, और अगर आपका नाम कट जाता है तो भी फिर आपको टाइम मिलता है कि आप बेसिकली यहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करवा सकें, ठीक है। जो भी एनुमरेशन फॉर्म्स है आपके, आप अपना डेटा लेके जाइए और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको वेरीफाई करवाइए, तो आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो पहला ड्राफ्ट आखिरी ड्राफ्ट नहीं है, उसके बाद भी आपके पास चांसेस हैं कि आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। फिर यूथनेसिया को लेके ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि यूथनेसिया मैंने आपको बताया था पैसिव और एक्टिव दो तरीके का होता है, तो इनमें फ़र्क क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। और यूथनेसिया को लेके एक लड़का है, बहुत छोटा ही है उम्र में, ठीक है, वो 13 साल से यूथनेसिया में ही है, मतलब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जी रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स अभी डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ पैसिव यूथनेसिया की परमिशन दी जाए, क्योंकि वो टर्मिनली इल हैं। और आपको पता है कि हमारा जो आर्टिकल 21 है संविधान का, उसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, बट इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसके अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है, ठीक है। अगर कोई मरना चाहता है डिग्निटी के साथ तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी उसकी एक लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। और पैसिव यूथनेसिया भी उसी के अंदर आता है। तो ये 5 जज बेंच थी, मतलब अगर आप देखोगे इंडिया में कभी भी यूथनेसिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मारने की परमिशन तो हमारे यहाँ पे धर्मों में ही नहीं दी जाती है। आपको पता है बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, जो इंडिया से ओरिजिनेटेड धर्म अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारे पुराने लैंड से ओरिजिनेट होके आए थे, तो वहाँ पे किसी को मारना काफ़ी एक तरीके से क्राइम या पाप ही समझा जाता है। तो हमारे यहाँ पे मारने की परमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट था। तो यूथनेसिया वाला अगर आप देखोगे जो पूरा मामला है, ये 2012-13 का अरुणा शानबॉग का जो केस आया था वहाँ से शुरू होता है। और वहाँ पे आप देखोगे हमारी जो 5 जज बेंच थी, उन्होंने बोला था पहली बार कि पैसिव यूथनेसिया अलाउड है। और उसके बाद फिर आप देखोगे एक और केसेस हुए, फिर उसके अंदर आप देखोगे उन्होंने गाइडलाइंस निकाली कि भाई अगर किसी को यूथनेसिया की परमिशन मिलनी चाहिए तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब दोनों पे, जहाँ पे भी पेशेंट के पास ऑलरेडी एक लिविंग विल है और जहाँ पेशेंट के पास कोई विल नहीं है, तो वहाँ एडवांस डायरेक्टिव आप दे सकते हो, ठीक है। और कैसे तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा, कैसे एक मेडिकल बोर्ड बनवाया जाएगा, ठीक है, उस मेडिकल बोर्ड में भी कौन कौन बैठेगा, तो ये सारी करके गाइडलाइंस आई ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। पता लगे कि कोई थोड़ा सा भी बीमार है और कोई उसको मारने के लिए पैसिव यूथनेसिया के लिए अपील लगाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइनली ऐसे पेशेंट्स हैं जो टर्मिनली इल हैं, टर्मिनली इल मतलब क्या होता है, जो सही नहीं हो रहे हैं, जिनका डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, कोई अभी के प्रेजेंट साइंस और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में इसका कोई इलाज एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना जी नहीं सकते, तो वो बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा है, अगर वो हटा दोगे तो बचेंगे नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप देखोगे पैसिव यूथनेसिया रेकमेंडेड है, मतलब ऐसा बोला था कि इनके लिए ही आप आगे परमिशन ले सकते हो, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है अपनी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ टिब्बा से, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली अगर आप पार्लियामेंट के डिबेट्स देख रहे हो, और मुझे किसी ने कहा भी था कि मैम आप पार्लियामेंट में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं वो न्यूज़पेपर एनालिसिस में ले लेना, तो मैंने इसको यहीं पे कवर कर दिया है कि टिब्बा करके एक जगह है हनुमानगढ़ में, और वहाँ पे आपको पता है कि एक इथेनॉल प्लांट लगने वाला था, और उस एक प्लांट के लगने के चक्कर में आप देखोगे भयंकर प्रोटेस्ट वगैरह हो गए, मतलब वायलेंस हो गया, लोग घायल हो गए, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। और फार्मर्स जो थे वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इथेनॉल प्लांट लगने नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं इससे इथेनॉल प्लांट जो होता है आपको पता ही है कि वाटर गजलिंग प्लांट होता है, शुगर केन है ना,
और इथेनॉल में भी बहुत सारा पानी वगैरह जाएगा, फिर इससे जो वेस्ट निकलेगा वो पानी को और मतलब सॉइल को, एयर को, हर तरह को पल्यूट करेगा, जिससे उनको नुकसान होगा। वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत बार देखा है पंजाब में भी जहाँ जहाँ इथेनॉल प्लांट्स लगे हैं वहाँ पे दिक्कत आ रही है, पानी की, हवा की, सब प्रदूषित हो चुका है और अब हम नहीं चाहते कि हनुमानगढ़ में ऐसा हो। लेकिन जो कंपनी है जो ये प्लांट लगाने वाली थी उसने सारी परमिशन ले ली हैं। उन्होंने बोला है हमारा जो है वो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि ये आपकी फैक्ट्री है, आपने इसके अंदर रॉ मटेरियल लिया, कुछ बनाया और इसके बाद आपका एक तो मिलता है प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें कुछ इसके साथ जो वेस्ट निकलता है। तो ये जो वेस्ट होता है जनरली क्या होता है, इसकी डंपिंग हो जाती है और ये ऑब्वियसली प्रदूषित करता है। लेकिन ये जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है, वो बोल रही है हमने सारी नेसेसरी परमिशन ले रखी थी। आप देख सकते हो कि हमने, हमारा जो है वो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला प्लांट है। मतलब जो भी इसमें से पानी वेस्ट निकलेगा उसको हम रिसाइकिल करके वापस से रीयूज़ करेंगे ताकि पानी का कोई पोल्यूशन नहीं हो और हम लोग कम से कम फ्रेश पानी का यूटिलाइजेशन करें। वैसे ही ना हमारे प्लांट से कोई एयर पोल्यूशन होगा, ना कोई सॉलिड डंपिंग होगी, क्योंकि हम हर तरीके से, आप देखोगे, परमिशन लेके बैठे हैं। तो मतलब आपको परेशानी की बात नहीं है। बट फिर भी आप देखोगे ये एक तरीके से मैं बोलूँगी मिसकम्युनिकेशन ही है कि प्लांट और थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी है, ठीक है, कि ये प्लांट जो है वो लग नहीं पा रहा है। और इनफैक्ट आप देखोगे हनुमानगढ़ के बाद है ना, गंगानगर में भी एक प्लांट लगा हुआ था, उसको लेके भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वो मैटर एनजीटी में कहा तो एनजीटी ने तो कंपनी के प्रो में ही आंसर दिया है कि कंपनी के पास जितने भी उनको आप बोल सकते हो परमिशन वगैरह चाहिए वो सारे हैं, तो कोई मतलब अधिकारी नहीं है कि आप उसको ऐसे रोक रहे हो। तो वहाँ पे तो आप देखोगे रिलीफ मिल गया है। लेकिन हनुमानगढ़ में क्योंकि अभी तक प्लांट बना नहीं है और बनने वाली स्टेज में ही आप देखोगे इतने सारे प्रोटेस्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा और जो भी मतलब किसान के ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। इनफैक्ट पंजाब हरियाणा से भी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अब सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये है ना, पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान समिट नहीं हुई थी जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, है ना, और फिर वहाँ पे एमओयू साइन करे गए थे कुछ, आई थिंक 35 लाख करोड़ के। तो उसी के अंदर एक इस फैक्ट्री को भी परमिशन मिली थी। तो आप देखोगे उसके अंदर ये परमिशन मिली थी और वहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगाने की बात करी गई थी। तो ये मुद्दा आप देखोगे चलता ही जा रहा है। बहुत सारे फार्मर्स अब दूसरे स्टेट से भी आने लग गए हैं। टिब्बी मैं बता रही थी ना, टिब्बी हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, तो वहाँ पे एक एफआईआर भी कर ली गई है, 40 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। पर जो फार्मर्स है वो पीछे नहीं हट रहे, वो मना कर रहे हैं कि बोल रहे फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे अगर आपने पोल्यूशन कर दिया तो हमारी क्रॉप्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं बता रही थी ना कि जो हनुमानगढ़ में हो रहा है टिब्बी शहर में, वो बेसिकली श्री गंगानगर में भी एक प्लांट है इथेनॉल का। वहाँ पे फिर फार्मर्स ने उसको देखा देखी शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पे फिर वो जो बंदा है वो एनजीटी के पास गया, ठीक है, और एनजीटी ने बेसिकली बोला कि प्लांट हर तरीके से कंप्लायंट है जो भी गाइडलाइंस है उसके साथ, ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई डंपिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप देखोगे जो प्लांट्स है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कम्युनिकेशन। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं, उनको डर है कि अगर आपने ये इथेनॉल प्लांट लगा दिया तो हमारी ज़मीन पल्यूट हो जाएगी, हमारी हवा पल्यूट हो जाएगी, हमारा पानी पल्यूट हो जाएगा। बच्चे बाजू के स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आप देखोगे प्रदूषण पहुँचेगा, हवा में सांस कैसे लेंगे, वो सारी दिक्कत है। और ये दिक्कतें वो बोल रहे हैं कि हमने पहले भी ये ऐसे प्रोमिस करे गए कि हमने सारे है ना सारे परमिशन दे रखे हैं, हमने सारी कंप्लाइंसेस फॉलो करी हैं, पर फिर भी आप देखोगे वो बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा में देखने को मिला है कि जहाँ जहाँ इथेनॉल प्लांट लगा है वहाँ ये दिक्कत आई और बाद में इन दिक्कतों को दूर करवा पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इससे बेटर है हमें प्लांट ही लगने ला दें। तो ये क्या है, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो अंटिल यहाँ पे कोई बैठ के वार्तालाप नहीं होगा, है ना, बेसिकली उनको आश्वासन नहीं दिलाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाएगी, कंपनी बेसिकली ये नहीं समझाएगी कि कैसे वो ये काम नहीं होने देगी, प्रदूषण नहीं होगा और कैसे वो बाकी कंपनियों से कुछ अलग कर रही है, तब तक आप देखोगे फार्मर्स नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो एक तो भजन लाल शर्मा जी जो राजस्थान के सीएम हैं, उनकी सरकार को 2 साल हो गए, ठीक है, तो 2023 से है ना 2025 में आ गए। और दूसरा आप देखोगे कि उनके टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे आप देखोगे एक राइजिंग राजस्थान समिट हुआ, ठीक है, अभी आप देखोगे एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव लगाया उन्होंने इनोवेशन डे पे, अब वो एक डिजी फेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने एक प्रवासी राजस्थानी दिवस जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज होते हैं उनके लिए लगवाया, ठीक है। तो उनमें आप देखोगे उन्होंने कुछ कुछ बातें करी हैं, तो वो मैंने यहीं ऐड कर दी ताकि उसके लिए अपने को अलग से पढ़ना ना पड़े, ठीक है।
तो इसके अंदर वो वही बोल रहे हैं कि स्टेट जो है मतलब एक तो जो यूथ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी स्टेट का, और इनोवेशन जो है वो सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में राजस्थान की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो ये बार बार बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वो रैपिडली ग्रो करने वाली है आईटी सेक्टर में, टूरिज्म में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में। और इसमें जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज है, जैसे अपन लोग नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं ना, वैसे जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस इवेंट में आप देखोगे राजस्थानीज जो इंडिया में भी, राजस्थान के बाहर या फिर इंडिया के बाहर, जैसे कंपाला, सिंगापुर, टोक्यो, दोहा है ना, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, कहीं भी हैं, वो बेसिकली इसमें शामिल हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने ये कही थी भजन लाल जी ने कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप है ना राजस्थान से अपना कनेक्शन बनाए रखें, अपने होमलैंड से अपना कनेक्शन बनाए रखें। और इसके लिए आप देखोगे पहला नॉन रेजिडेंट राजस्थानी दिवस भी सेलिब्रेट करा गया था। ठीक है, एक चैप्टर नया खोला गया है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए खोली गई है, एक फाउंडेशन खोला गया है जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो लास्ट ईयर राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी, मैंने आपको बताया था ना 35 लाख करोड़ के उसमें एमओयू हुए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका धरातल पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, और उसमें से जो 1 लाख करोड़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो 4 लाख जॉब्स देगी, तो 4 लाख में से 2-2.5 लाख तो वो प्राइवेट के साथ मिलकर देने वाली है, और 90,000 हम लोग ऑलरेडी नियुक्तियां कर चुके हैं और 20,000 और अभी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में प्रोमिस लिखे थे उसमें से हमने 70% जो है प्रोमिस पूरे कर दिए हैं, 20% और राह देख रहे हैं प्रोमिस पूरे होने की। ठीक है, और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या क्रेडिबिलिटी क्या है? हमारे यूथ। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको पता है कि वेदांता जो है अनिल अग्रवाल जी, ठीक है, वो भी आए थे। उन्होंने बेसिकली बोला है कि वो राजस्थान में ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका, वो 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट और करेंगे। ठीक है, वो ऑयल गैस और मिनरल्स में ही आपको पता है करेंगे। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक की जो वो सिल्वर वाली फैक्ट्री थी वो खरीद ली है, और वही बोल रहे थे कि सिल्वर जो है अब राजस्थान हाईएस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का। तो ऐसी सारी चीज़ों में और हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और ये वाला मैं बता रही थी कि बेसिकली एक इनोवेशन डे था, इनोवेशन डे पे जो भजन लाल जी थे उनको इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने अपनी स्पीच में काफ़ी सारी चीज़ें कही थी कि राजस्थान जो है एक स्टार्टअप का हब निकल के आ रहा है। राजस्थान में ऑलरेडी अगर आप देखोगे 7,200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है जो आई स्टार्ट के साथ है, जिनको प्रॉपर फंडिंग और सपोर्ट वगैरह दिया जाता है। इसमें से कुछ 2,200 या 2,500 स्टार्टअप्स तो लेड बाय वुमेन है। तो नारी शक्ति या वुमेन एम्पावरमेंट का जो हम लोग मोटो लेके चलते हैं वो भी हम पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे वो बोल रहे थे कि इस साल 333 स्टार्टअप्स को लगभग 11 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि डिजी फेस्ट एक होने वाला है जो कि टाई के साथ मिलके होगा, जिसमें इनोवेशन और बहुत सारे स्टार्टअप्स और स्पीकर्स 10,000 पार्टिसिपेंट्स वगैरह आएंगे। उसके लिए भी बजट में ही 15 करोड़ रुपए जो थे वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे आप देखोगे जो हमारा यूथ है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख यूथ को आप है ना स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग दोगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे वो ये बता रहे हैं कि राजस्थान जो है, जैसे इंडिया बोलता है ना कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं, वैसे राजस्थान बोल रहा है कि हमें 2030 तक $350 बिलियन, अभी अगर आप देखोगे तो लगभग हम 192 या 200 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, है ना, 250 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अब हमें $350 बिलियन बनना है बाय 2030। तो रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे राजस्थान जो है बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं ये वाले आर्टिकल पे। देखो ये बताता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इनफैक्ट आप लाइफ में भी ऐसा सोचते हो ना अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी कि ये तो ऐसा इंसान है जिससे मैं कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा, ऐसा बहुत कम बार होने वाला है कि आपने उससे ज़िंदगी में बात नहीं करी हो। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सीरिया में इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, अहमद अल शारा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पहले टेररिस्ट ग्रुप का, इनको टेररिस्ट माना जाता था। ठीक है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर माने जाते थे, और इनके ऊपर अगर आप देखोगे, ये देख लो आप, $10 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हो कितना पैसा, 10 मिलियन मतलब $1 करोड़। ठीक है, उतने रुपए की बाउंड्री रखी थी कि कोई इनके बारे में जानकारी देगा तो उसको इतने पैसे मिल जाएंगे अगर इनको पकड़वाने में हेल्प करता है। और आज यही आदमी जो अलकायदा से कभी आप देखोगे लिंक्स वगैरह रखते थे, ये अब सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। तो अब आप बताओ कि कोई भी देश, है ना, इनके ऊपर बाउंड्री रखेगा क्या? तो एक इंसान जिसके ऊपर पहले बाउंड्री थी, है ना, जिसके ऊपर आप देखोगे सारे देश जो थे वो टेररिस्ट का टैग लगाए बैठे थे, आज वो सीरिया के प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं।
और हम सीरिया की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनका अवतार है ना, ये काफ़ी अलग है। पहले आप देखोगे वही जो मतलब होता है ना, ऊपर लंबे लंबे कोट पहन के, और ऊपर आप देखोगे टर्बन वर्बन लगा के, और एकदम वैसे रहते थे। अब ये सूट बूट में एकदम वेस्टर्नाइज लग रहे हैं। तो ये हुआ क्या है सीरिया में, पहले ये समझो। देखो सीरिया में आपको पता है एक अरब स्प्रिंग करके आया था। ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अरब स्प्रिंग क्या है, नहीं तो अपन अरब स्प्रिंग पे एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग एक तरीके से रेवोल्यूशन था, ठीक है। 2011 में एक छोटा सा देश है टूनीसिया, अफ्रीका में आता है, वहाँ से शुरू हुआ था। जब आप देखोगे एक सब्जी वाले ठेले वाले ने अपने आप को लाइव आग लगा दी थी, ठीक है। और उसके बाद से आप देखोगे बाकी सारी कंट्रीज़ में ये आग तेज़ी से फैली, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो भी सड़कों पे आ गए कि इन्फ्लेशन है, करप्शन है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, ऊपर ऊपर के लोग जो है बेसिकली सारा पैसा खा जा रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि आप जो उनके देश है वहाँ पे जो भी सरकारें हैं उस पर सत्ता चेंज करने की बात करी गई, रजीम चेंज करने की बात करी गई, और बहुत सारे देशों में ये आग फैलती गई, जिस वजह से हर देश में आप देखोगे इंस्टेबिलिटी आई। उसी टाइम पे आप देखोगे जो सीरिया था, ये सब तो चल ही रहा था, प्लस वहाँ पे आइसिस, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, उसका गठन होता है और वो सीरिया को कब्जे में लेते हैं। अब होता क्या है कि सीरिया बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ गया। कैसे? एक तो वहाँ पे आइसिस कुछ हिस्सा कंट्रोल करके था, वहाँ पे जो उसकी सरकार थी, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे बेसिकली बशर अल असद, ठीक है, उनके साथ उन्होंने कुछ हिस्सा कंट्रोल कर रखा था ताकि वो बचा सके। कुछ हिस्सा आप देखोगे जो टर्की से जुड़ता हुआ है, वहाँ पे कुर्द जो थे वो अपना एक अलग प्रदेश मांग रहे थे, कुर्दिस्तान करके, ठीक है। तो कुर्द एक तरीके से टर्किश माइनॉरिटी है, जो बेसिकली टर्की, इराक, सीरिया और आसपास के इलाकों में, और वो बोल रहे हैं कि बेसिकली ये सारे इलाकों में जहाँ जहाँ पे वो हैं, वहाँ से जो भी हिस्सा इनका है उसको काट के कुर्दिस्तान करके एक नया देश बनाया जाए, ठीक है। प्लस आप देखोगे छोटे छोटे फैक्शंस और थे। इस तरीके से सीरिया में एक तरीके से सिविल वॉर शुरू होता है, और मतलब 10-12 साल हो जाते हैं, और सीरिया में सिविल वॉर और ख़राब ही होता गया, क्योंकि इसमें बाहर की जो कंट्रीज़ थी, यूएसएसआर, सऊदी, यूएई, ईरान, सब जुड़ते चले गए। रशिया और ईरान जो थे वो बशर असाद की जो रजीम थी सरकार की, उसको बेसिकली सपोर्ट कर रहे थे। आईसिस को आपको पता ही है कि अलकायदा और ये सारे टेररिस्ट ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। कुर्ड्स को भी आप देखोगे थोड़ा थोड़ा लोग सपोर्ट कर रहे थे। और क्योंकि रशिया आप देखोगे इनको सपोर्ट कर रहा है, तो यूएस ऑब्वियसली इसको गिराने की कोशिश करेगा। तो ये सब जद्दोजहद में आप देखोगे सीरिया जो था एक तरीके से पॉलिटिकल गैम्बल बन के रह गया, और इतना भयंकर मतलब सिचुएशन ख़राब हुआ कि वहाँ से इतने लोग रेफ्यूजी बन गए, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, फूड क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं, बॉम्बिंग्स वगैरह हो रही हैं, वहाँ का जो तेल वगैरह है उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया। तो अल्टीमेटली आप देखोगे एकदम पुअरेस्ट देश वो बन जाता है, ठीक है। तो ये थी सीरिया की कहानी। अब क्या होता है फाइनली, इसमें जीता कौन? बशर अल असद की सरकार को हटा दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो ये थे, ये वाले अपने जो अहमद अल शारा जी हैं, ठीक है, जो इस वक्त सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बेसिकली हायर तहरीर अल शाम करके एक ग्रुप था, उसको लीड कर रहे थे। कहीं ना कहीं यूएस उसको सपोर्ट भी कर रहा था, और ये जो ग्रुप है फाइनली जीत जाता है, और अब यही जो है वो सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं 14 लॉन्ग सिविल वॉर के बाद, ठीक है। अब आप देखोगे ये बिल्कुल अलग दिखते हैं, जैसे ये पहले बात करते थे, अब ये सॉफ्ट स्पोकन एक प्रेसिडेंट की तरह बात करते हैं, ठीक है। और अब इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज भी आप देखोगे इस देश में इतना एथनिक वायलेंस चल ही रहा है। एथनिक वायलेंस क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था शिया वर्सेस सुन्नी का। तो जो ये वाले जो ग्रुप्स हैं जिससे ये आते हैं अल शारा जी, वो तो सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप्स हैं, लेकिन जो बशर अल असद वाले जो लोग थे ना, ये सारे शिया डोमिनेटेड थे। तो यहाँ पे शिया वर्सेस सुन्नी की जो लड़ाई है वो बेसिकली मतलब चालू है। तो एक तो ये एथनिक वायलेंस है, वो कैसे ख़त्म होगा, वो एक तो इनको देखना है। और दूसरा आप देखोगे ये जो इतना 14 साल का जो लंबा सिविल वॉर चला है, इसने कहीं ना कहीं $300 बिलियन का नुकसान करवाया है, ठीक है। तो ये कैसे उभरेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहाँ से लाएंगे, ठीक है, कैसे इंश्योर करेंगे कि इतने सारे लोग जो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, मतलब उजड़े हुए घरों में रह रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, तो कैसे मतलब पावर सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ही आप देख लो $300 बिलियन से ज़्यादा है। तो कैसे वो इतना पैसा जुगाड़ करके सीरिया को वापस उस परचम पे पहुंचा पाएंगे जहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा सीरिया पे आर्टिकल। देखो सीरिया क्या है, एक टाइम पे बहुत न्यूज़ में था, और सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी था
क्योंकि जो भी मतलब इंटरव्यू दे रहे थे जब सीरिया का ये पूरा युद्ध चल रहा था, सबसे ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था, ठीक है, कि सीरिया के बारे में बताइए, उसमें वहाँ पे क्या चल रहा है, कुर्द्स कौन है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार में एक्सप्लेन कर दी। अभी ये इतना न्यूज़ में नहीं है। अगर फिर से कभी न्यूज़ में आया और आपको लगता है कि मैम इस पर एक छोटा सा आर्टिकल बनवा सकते हो कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ था, तो अपन बना देंगे, ठीक है। आप बता देना कमेंट सेक्शन में, तो अपन इसको इंक्लूड कर देंगे। फिर आप देखोगे, अभी आपने अगर देखा होगा, आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पोस्ट डाल रहे हैं और वहाँ पे ना ऐसे रैप्ड लिखा हुआ आ रहा है, और रैप्ड के नीचे ऐसा आ रहा है कि आपके टॉप लिसनिंग कौन से आर्टिस्ट थे, आप कौन से परसेंटेज हो जो उस आर्टिस्ट को सुनते हो, ठीक है, कौन से टॉप गाने थे जो आपने सुने थे। तो ऐसा पूरे साल का एक समरी आ रहा है। तो बेसिकली जितने भी लोग जो स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, उसने ना स्पॉटिफाई ने एक फीचर यूज़ किया है जिसको अपन रैप्ड बोलते हैं। तो वो पूरे साल का जो आपका म्यूज़िक का ब्यूरो होता है एक तरीके से, वो दे देता है। अब क्या होता है कि लोग इसको ऐसे ही अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, बताने के लिए, देखो कि हम ये आर्टिस्ट फॉलो करते हैं, हमने ये गाने सुने थे, ठीक है, तो आप भी अगर ये गाने सुने हो तो अपना वाइब मैच हो जाएगा वैसे, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पे ये जो हिमांशी जी हैं वो ये कह रही हैं कि कितनी मतलब एक तरीके से अच्छा भी है कि स्पॉटिफाई मुझे ये बता रहा है कि भाई मैंने ये गाने सुने, और जैसे ही मैं वो देखती हूँ, मैं इमेजिन कर पाती हूँ कि हाँ ये गाना मैंने तब सुना जब मैं हार्ट ब्रोकन थी, ये गाना मैंने तब सुना जब मैं बहुत खुश थी, ये गाना मैंने तब सुना जब मैं ऐसे वॉक कर रही थी। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ गाने नहीं है, इनके साथ जो इमोशंस आते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक पर्टिकुलर गाना सुन रहे हो, तो वो मेमोरीज भी साथ में आती हैं, ठीक है। लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि आप या आपने कभी ये सोचा है कि कोई एक ऐप आपके मूड को, वो सिर्फ एक डेटा नहीं दे रही है आपको एक एक्सेल फॉर्म में या एनालिसिस करके एक अच्छे अच्छे नंबर्स में कलरफुल मतलब होता है ना ग्राफ वगैरह बना के, वो बेसिकली आपकी ज़िंदगी के एक अहम हिस्से को ऑब्जर्व कर रही है। वो आपके मूड को नोटिस कर रही है और उस मूड के हिसाब से आप कौन से गाने सुन रहे हो, आप वो उसको चेक कर रही है, ठीक है। तो जो प्राइवेट मोमेंट्स है वो प्राइवेटली रहे ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके फ़ोन की प्राइवेट स्क्रीन पे है, बट आप ये सोचो कि जो डेटा स्पॉटिफाई कलेक्ट करके आपको ये रैप के फॉर्म में दे रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डीपली पर्सनल डेटा है, और वो प्राइवेट मोमेंट्स है जो हो सकता है कि मैं किसी के साथ शेयर ना करना चाहूँ, ठीक है। आपकी जो एंजाइटी थी उसको भी अब एक सॉन्ग का नाम मिल गया, आपके एक हैप्पीनेस के मूड को भी एक सॉन्ग का नाम मिल गया। तो एक तरीके से तो कंफर्टिंग है कि भाई आपके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या गाने सुन रहे हो, बट एक तरीके से यही चीज़ डिस्कम्फर्टिंग है कि आपके ऊपर कोई इतना ध्यान दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो वही बोल रही थी कि ये एक जो वर्ल्ड है, आज हम इस डाइकोटोमी में है। डाइकोटोमी मतलब क्या होता है कि दो हिस्सों में बटे हुए हैं, कि हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे ऊपर कोई इतना ध्यान दे रहा है, एआई हमारी लाइफ को इतना आसान कर रहा है, हमें ग्राफ के फॉर्म में बता रहा है कि भाई मैं पूरे साल ये सुना है, मैंने ये आर्टिस्ट सुने हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक अवेयरनेस भी मिलती है। लेकिन इस तरीके से नुकसान भी है कि वो मेरी लाइफ में इस तरीके से घुसा हुआ है कि मेरे पर्सनल मोमेंट्स भी अब प्राइवेट नहीं रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ आप देखोगे स्पॉटिफाई सुन सकता है, देख सकता है, वो उसके हिसाब से आप ग्राफ्स एनालाइज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये डेंजरस भी है क्योंकि ये डीपली पर्सनल डेटा है जो आगे कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सिक्के होते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वैसे ही आप देखोगे कोई भी नया टूल आता है, सॉफ्टवेयर आता है, हर किसी के दो पहलू होते हैं। और अब यूएस के बाद मैक्सिको को भी पता नहीं क्या हो गया है, मैक्सिको भी बोल रहा है कि इंडिया के जो गुड्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स और ये सब, उस पर अब वो 50% कहीं ना कहीं टैरिफ्स लगाएंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया ने जैसे ही मैक्सिको ने अनाउंस किया, इंडिया तुरंत चला गया उनसे बात करने के लिए। अब यहाँ पे ना मैंने इंडिगो वाले जो ये आर्टिकल्स डाले हैं ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिगो क्या है, ऑनगोइंग इशू है, इस पर कुछ ना कुछ रोज़ आ रहा है। कि जैसे डीजीसीए ने एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई थी, वो 4 मेंबर की कमेटी इंडिगो के ऑफिस गई है, वो सारा कुछ चेक कर रही है कि इंडिया मतलब हाँ इंडिगो क्या क्या करेगा, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेगा। वैसे आप देखोगे इंडिगो ने खुद ने एक कमेटी बनाई है, जो मतलब बेसिकली एक पुराने सीजनड एफए एडमिनिस्ट्रेटर की, और वो बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों ये क्राइसिस हुई और दोबारा कभी फ्यूचर में ना हो। फिर इसके अलावा आप देखोगे, क्योंकि ये पूरा इशू हुआ है, होता क्या है, डीजीसीए जो होता है एयरलाइंस पे चेक करने के लिए फ्लाइट ऑपरेटिंग इंस्पेक्टर्स मतलब हायर करता है। तो उसके पास कुछ 17 या 18 इंस्पेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग फ्लाइट्स को, अलग अलग कंपनीज को मॉनिटर करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, पायलट्स ही होते हैं जो पहले पायलट की नौकरी करते हैं, फिर ये कुछ समय के लिए डीजीसीए के साथ आ जाते हैं, तो वो पायलट की नौकरी नहीं करते हैं, फिर उसके बाद वापस अपने प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो ये फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स उस टाइम इंडिगो में भी थे, 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर्स थे जो डीजीसीए ने लगा रखे थे। और ऑब्वियसली अगर इंडिगो में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया तो डीजीसीए बोल रहा है कहीं ना कहीं फ्लाइट इंस्पेक्टर्स ने ढंग से इंस्पेक्शन नहीं किया, तो ऑब्वियसली इनको डिसमिस कर दिया गया है सर्विस से, ठीक है, इनको निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और ऑब्वियसली अब इनके ऊपर की इंक्वायरी चल रही है कि क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया और क्यों इतना बड़ा इशू हो गया, ठीक है।
और इसके साथ साथ इंडिगो आपको पता है कि डीजीसी और पैसेंजर्स दोनों इंडिगो पे चढ़ गए कि आप ऐसे कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हो। तो इंडिगो ने फाइनली ये बोला है कि 5, 6 और 7 तारीख, मतलब 5, 6, 7 दिसंबर, जब आप देखोगे 1,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स एकदम से कैंसिल हो गई थी, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे फंस गए थे, है ना। तो उस दिन जहाँ पे मेजर कैंसिलेशन हुए थे, तो उस दिन में जिनकी भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिनको भी कुछ नुकसान हुआ है, तो उसके लिए इंडिगो क्या करने वाला है, ऑब्वियसली जो आपकी फ्लाइट का पैसा था वो तो रिटर्न हो ही गया है, प्लस उसके अलावा आपको कुछ वाउचर्स देगा जो आप आगे आने वाली कोई भी फ्लाइट में रिडीम कर सकते हो। और जो स्ट्रैंडेड थे उनको अलग से और 10,000 के वाउचर दिए जाएंगे, जो भी फिर वो आगे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक तरीके से कंपनसेशन है, एक तो जो बढ़े हुए प्राइसेस थे उनका मतलब है ना, और जो आप वाउचर्स के फॉर्म में दे रहे हो, और दूसरा जो आपको नुकसान हुआ, जो आपको परेशानी हुई उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये सबको नहीं मिलेंगे। ये जो 5, 6, 7 तारीख को जो जिन्होंने मेजर डिस्ट्रप्शन फेस किया है, वो आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि मतलब आपको दिखाना भी पड़ेगा कुछ कुछ, तो उन्हीं लोगों को ये दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि कैसे इंडिगो जो है इतनी बड़ी कंपनी है, आपको पता है 65% मार्केट जो है इंडिया का उसी के पास है। करीबन 2200 फ्लाइट ऑपरेट करती है, उसमें से 1900 डोमेस्टिक हैं, 300 आप देखोगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। और तो कैसे इतनी बड़ी कंपनी है तो वो ही शॉर्ट्स कॉल करेगी क्या, कैसे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। और आपको पता है कि जो भी डीजीसीए ने गाइडलाइंस निकाले थे, एफडीटीएल वाले, ठीक है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाले, इस पर अपन ऑलरेडी एक इंटरव्यू सीरीज़ में वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसको वहाँ ज़रूर देखना, इंडिगो क्राइसिस वाला, ठीक है, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। तो एफडीटीएल वाला जो पूरा इशू हुआ है, तो ये बाकी एयरलाइंस को क्यों नहीं हुआ, जब बाकी एयरलाइंस प्रिपेयर्ड थी, ठीक है, क्योंकि 2 फेजेस में ये आए हैं, जून और नवंबर में, ऐसे आप देखोगे अलग अलग गाइडलाइंस जो थी वो अलग अलग टाइम पे इंप्लीमेंट हुई हैं। तो जब बाकी एयरलाइंस रेडी थी तो आप रेडी कैसे नहीं थे। इंडिगो ने बेसिकली इसको सीरियसली क्यों नहीं दिया, उनको ये क्यों लगा कि वो 65% मार्केट शेयर है, तो वो बेसिकली डीजीसीए को, या मतलब होता है ना बार बार एक्सटेंशन लेके आ जाएगी, वो बेसिकली कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करेगी, वो मनमानी चाहे वो कर सकती है, ठीक है। ये जो देखा जाएगा अप्रोच है ये सही नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके लिए इंडिगो को पेनलाइज करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ यही मैं बोलती हूँ ना कि डिबेट का फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ आप देखोगे जो शैली जी हैं वो ये बोल रहे हैं कि इंडिगो ने जो किया वो किया, ठीक है, आप उसको आगे के लिए सुधारो, बट उसको इस तरीके से हेफ्टी पेनलाइज मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिगो जो है वो सिर्फ इंडिया की एविएशन की नहीं बल्कि वर्ल्ड की एविएशन की बहुत ही अच्छी है, ग्लैमरस या सक्सेस स्टोरी है। वो ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में जहाँ एयरलाइंस, इवन यूरोप में भी अगर आप देखोगे एयरलाइंस एक के बाद एक बंद हो रही हैं, इंडिगो ने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन चला सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में ये 60% मार्केट कंट्रोल किया है, उन्होंने धीरे धीरे, ठीक है, अपने ऑपरेशन पे काम करके, अपने स्ट्रक्चर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीन बना के ये मतलब मुकाम हासिल किया है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखो वही चीज़ आती है, आपको पता है कि इंडिया में भी कितनी सारी एयरलाइंस थी, स्पाइस जेट था, किंगफिशर एयरलाइंस थी, जेट एयरवेज वगैरह था, और एथिकल क्वेश्चंस होने की वजह से ही कहीं ना कहीं डीजीसीए का जो रेगुलेशन है उसमें वीकनेस होने की वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एविएशन इंडस्ट्री जो थी वो इतनी ख़राब हालत पे पहुंची कि इंडिको इसको डोमिनेट भी कर पाई, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि क्या इंडिया इस जंक्चर पे है कि हम बेसिकली इंडिगो को, एक वो होता है ना कि तरीके से सैक्रिफाइजल गोट, मतलब एक तरीके से आपने उसको एक एग्जाम्पल बना दिया कि देखो इंडिगो ने ये किया तो सरकार ने उसको पूरी तरह दबा दिया और हम उस पूरी कंपनी को ही ख़त्म कर दें, ठीक है। और एक जो बिगेस्ट स्टोरी है सक्सेस की एविएशन में जो इंडिया के पास है बोस्ट करने के लिए, हम उसको ही कहीं ना कहीं डुबा दें। तो वो वही बोल रहे थे कि देखो ये जो पूरा क्राइसिस हुआ है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इसमें होगा कुछ जेन्युइनली कोई फॉल्ट हुई है, और एक होता है इसमें जो एथिकल कंसर्न्स है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो एथिकल कंसर्न्स है उसके लिए तो वॉचडॉग को सीरियस होना चाहिए, और जो भी पेनलाइजेशन बनता है वो इंडिगो पे देना चाहिए, ताकि वो आगे अगर ऐसा कुछ करे तो उसको करने से पहले 10 बार सोचे। और जो जेन्युइनली आप देखोगे इंडिगो के इशूज़ हैं उन्हें हमें भी एड्रेस करना चाहिए, उसको इंडिगो को भी टाइम देना चाहिए ताकि वो उन चीज़ों को एड्रेस कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उस हिसाब से बना सके, ठीक है। तो पूरा यही इश्यूज़ है जो मैंने आपको अलग अलग टुकड़ों में बताए हैं, और ये चलता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ पढ़ लोगे तो कल इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, जब तक ये पूरा मुद्दा शांत नहीं होगा तब तक इसमें कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। फिर एक ये जो न्यूज़ आई है वो मनरेगा को लेके आई है, आपको पता है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पहले 2005-6 में आया था, उसके बाद 2009 में इसका नाम वाम चेंज करके फाइनली मनरेगा कर दिया गया था। तो आपको पता है एक तो इसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है इस बार का जो अभी विंटर का सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, और दूसरा इसमें जो 100 दिन का आपको गारंटीड रोजगार बोला जाता है उसको बढ़ा के 125 दिन करने की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल आया वो ये कह रहा है कि पहली बात तो जो लोग 100 दिन भी ले रहे हैं तो उसमें कितने ही लोग हैं जो पूरे 100 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, वो ही नहीं है, तो 125 दिन करने का क्या मतलब है। और दूसरी चीज़ वो ये बोल रहे हैं
कि ऐसा नहीं है कि स्टेट्स इसमें ऐड नहीं कर सकती। जैसे अगर आप राजस्थान देखोगे तो राजस्थान ने ऑलरेडी इसको 125 दिन कर रखा है, और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए तो 150 दिन कर रखा है। पर क्या होता है कि क्योंकि आप 100 दिन से ऊपर का अगर आप रोजगार प्रॉमिस करते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा दिन आप प्रॉमिस कर रहे हो उसका पूरा पैसा स्टेट देती है। तो स्टेट्स जनरली क्या होता है, हिचकिचाती हैं इस पैसे मतलब इसको बढ़ाने के लिए। तो अब आप देखोगे सेंटर ये बोल रही है कि हम 100 से 125 दिन कर देंगे, ताकि मतलब जो भी कोई रूरल हाउस होल्ड है जिसके पास और कोई काम नहीं है और वहाँ का जो अडल्ट व्यक्ति है वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार है, तो उसको पूरे साल में एटलीस्ट 125 दिन का रोजगार तो मिल सके। ठीक है, तो ये पूरा पूरा मुद्दा था। अब देखते हैं कि पास होता है क्या, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, बट ये इस पर डिस्कशंस होने वाले हैं। और इसी बीच में इंडिया चाइना के बीच में थोड़ा रिश्तों में सुधार देखने को मिलता है। पहले आपको पता है कि जो अपना गलवान वैली क्राइसिस नहीं हुआ था 2020 में, और फिर उसके पहले डोकलाम और ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के जो रिश्ते थे वो ख़राब हो गए थे। तो हमने वहाँ के जो चाइनीज़ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको वीज़ा वगैरह देने में भी आप देखोगे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब वो रिस्ट्रिक्शन हमने ईज़ कर दिए हैं। बिजनेस वीज़ा चाइनीज़ प्रोफेशनल्स को अब ईजी हो जाएगा मिलना। बेसिकली कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, जो स्क्रूटनी पे हम लोग इतना टाइम लगा रहे थे, वो हमने थोड़ा कम कर दिया है। आपको पता है कि चाइना एआई और इन सब चीज़ों में लीड कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो वहाँ से सामान लिया है उसको जो इंडिया में आ रहा है उसको वो लोग आके समझा भी पाए। ठीक है, तो उसको देखते हुए आप देखोगे बिजनेस इंटरेस्ट में ये रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव किए जा रहे हैं। और अब जो सेंसस 2021 में होना था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि कोविड वगैरह था। फिर बोला था कि 2023 में होगा। अब फाइनली 2027 में सेंसस कराने की तैयारी करी जा रही है। ऑब्वियसली 2 फेजेस में होगा। पहले फेज में आप सिर्फ घर काउंट करते हो, जिसको अपन बोलते हैं हाउस इन्यूमरेशन, और दूसरे फेज में क्या होता है, पॉपुलेशन, जो लोग होते हैं घरों में रहने वाले, उनका इन्यूमरेशन करते हो। ये कंप्लीटली पहला डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है, आज़ादी के बाद से अगर आप देखोगे, ये रहा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज़ादी के बाद से 8 सेंसस होगा। कर लो काउंट, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, है ना, फिर 2011, 1 2 3 4 5 6 7, और 2021 वाला जो 2027 में हो रहा है, तो ये 8वां होगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो सेंसस था वो 1870 से शुरू हो गया था, तो वहाँ से काउंट करोगे तो 16th इंडिपेंडेंट सेंसस होगा। ठीक है, इसमें डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। जो भी डेटा होगा सारा मोबाइल डेटा पे कैप्चर किया जाएगा, ताकि तुरंत वो डेटा जो है उसको सॉफ्टवेयर में डाल के फिर एनालाइज करा जा सके। प्लस आप देखोगे जो ये डेटा लिया जा रहा है, इसके अंदर कास्ट डेटा भी लेने की बात करी जा रही है। आप है ना कहाँ पे रहते हो, क्या लैंग्वेज बोलते हो, क्या एसेट्स हैं, कितने लोग रहते हैं, ठीक है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या लिटरेसी है, क्या फर्टिलिटी है, माइग्रेशन है, वो सारी डेटा भी इसके अंदर लिया जाएगा। इसका iOS और एंड्रॉयड दोनों वर्जन निकाले जाएंगे। और इसके लिए आपने एक अलग से ऐप भी या पोर्टल भी तैयार किया है, जिसको बोला है सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो बेसिकली इस पूरे जो सेंसस का डेटा है उसको रियल टाइम बेसिस में लेगा और उसमें से फिर हेल्प करेगा, मतलब जो होता है ना, जो भी इंसाइट्स निकालनी है उसकी। ठीक है, तो ये था पूरा सेंसस पे। जब ये होगा तो ऑब्वियसली इस पे और आर्टिकल्स भी आएंगे, तब अपन देखेंगे। फिर आप देखोगे एक जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान जो है उसने IMF के 2 लोन फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई किया था। एक तो होता है बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड, जिसको अपन क्लाइमेट रेजिलियंट स्टेबलाइजेशन फंड करके होता है, ये रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी होती है, RSF। उसमें अप्लाई किया था, जिसमें वो $1.3 बिलियन का लोन मांग रहा था। और एक बेसिकली उसकी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है IMF की। जब आप कोई कंट्री जो होती है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब होते हैं, जब कंट्री में आप देखोगे पैसा ही नहीं है कि वो अपने निर्यात का भी पैसा, आयात का भी पैसा दे सके, तो उसको अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो उसके अंदर उसने $7 बिलियन का लोन मांगा था। अब IMF, आपको पता है कि इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब बहुत मतलब मना किया था IMF को कि आप पैसे मत दो, ये सारा पैसा करप्शन में और बेसिकली कहीं ना कहीं जो होता है ना इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में यूज़ होता है। पर पाकिस्तान को ऑब्वियसली बेल आउट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान IMF का मेंबर है, उसको तब भी थोड़े थोड़े पैसे दिए गए थे। अब क्या होता है, ये जो जैसे उसने $7 बिलियन मांगे हैं, तो एक साथ $7 बिलियन नहीं मिलते हैं आपको, कुछ कुछ करके थोड़े थोड़े अमाउंट में ये पैसा दिया जाता है। ठीक है, और बीच बीच में क्या होता है, आपकी चेकिंग होती है, आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, और रिपोर्ट्स अगर सही निकलती है तो आपको सेकंड ट्रांच जो होता है वो पैसे का रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अभी क्या हुआ था कि पाकिस्तान की इकनॉमी की चेकिंग हुई थी, और एक GCD करके होता है यहाँ पे, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। बोला गया कि करप्शन उनकी जो इकनॉमी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत भयंकर करप्शन हो रखा है। ठीक है, पॉलिटिकल एसेट्स और प्राइवेट एसेट्स में कोई फ़र्क ही नहीं है।
गवर्नेंस बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे करके अब आप देखोगे कि आईएमएफ ने बोला, आईएमएफ ने एक मतलब नेगेटिव रिपोर्ट बनाई है। तो अब जो उनको सेकंड अमाउंट मिलने वाला था 1 डेढ़ बिलियन डॉलर का, उसको देने से पहले अब पाकिस्तान के ऊपर 11 शर्तें लगाई गई हैं। अगर ये 11 शर्तें पूरी करेगा तो ही उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, इन 11 शर्तों में क्या है कि जैसे उनको टैक्स में रिफॉर्म्स वगैरह करने पड़ेंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और लेगेसी रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो भी अपनी प्राइवेट मतलब कंपनीज जो हैं जहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा। प्लस आप देखोगे उनको रेमिटेंसेस वगैरह का जो कॉस्टिंग होता है उसको कम करना पड़ेगा ताकि देश को बाहर से पैसा आ सके। तो ऐसे करके 11 उन पे कंडीशंस लगाई हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क से। अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो उनको आईएमएफ से लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आईएमएफ कुछ कंडीशन लगा रहा है, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान को अगर फ्री में पैसा मिलता है तो फिर वो इंडिया के अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि कैसे जो पीएसयूज़ हैं, हुआ क्या है कि इंडिया लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ना चाहता है। और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखोगे इंडिया ने दो ही चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी करी है, वो है सोलर और विंड। अब विंड से भी ज़्यादा हम लोग सोलर पे आप देखोगे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स होते हैं उनको लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। अभी ज़मीन जो होती है, आपको पता है कि लैंड जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो बहुत बारी आप देखोगे स्टेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली लैंड देते नहीं है, लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आती है, क्लियरेंसेज में दिक्कत आती है, जिस वजह से आप देखोगे सारे प्रोजेक्ट्स हर्डल में चले जाते हैं। तो अब सरकार ये बोल रही है कि हम लोग क्यों ना स्टेट्स को ही हिस्सा बना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएं। मतलब स्टेट के साथ ये पीएसयूज जो है वो ज्वाइंट वेंचर कर लें, ताकि उससे क्या होगा, जो लैंड की जिम्मेदारी होगी क्लियरेंस की, लेने की और वो सारी चीज़ें उसको है ना, तो वो सारी स्टेट निभा लेगा। और ये जो पीएसयूज है वो बेसिकली अपनी प्लांट और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ के साथ वो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगी। तो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बेसिकली हमें फेस करने को नहीं मिलेंगी। और फिर ये आप देखोगे न्यूक्लियर अमेंडमेंट को लेके एक बिल आ रहा है। बेसिकली आप ये अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये जब आप देखोगे एटॉमिक एनर्जी जो बिल है उसमें जब प्रॉपर अमेंडमेंट्स हो जाएंगे तब अपन इसको देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये मार्क इसलिए करा है क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडिया जो है वो बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को छोड़ के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाना चाहता है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहता है। इसके लिए ऑब्वियसली जो इंडिया में एटॉमिक एनर्जी एक्ट वगैरह है उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारी एक लाइबिलिटी एक्ट है, ठीक है, CLNDT, जिसको हम लोग सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बोलते हैं, तो 2010 में जो आई थी, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। प्लस आप देखोगे हमने 20,000 करोड़ का इसमें बजट में एलोकेशन भी दिया था 5 साल के लिए, कि हम जो 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वगैरह बनाएंगे उसके लिए आप देखोगे हमने ऑलरेडी बजट में सैंक्शन किया है। बट ये चीज़ें अभी बिल के फॉर्म में हैं। जब एक बार पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाए या अमेंडमेंट्स पास हो जाएं तब अपन इनको देखेंगे, क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी मिलती है कि एक्चुअली में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आप देख सकते हो हमने 3 दिन का न्यूज़पेपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे डिस्कस करी हैं। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हाईलाइटेड PDF आपको जो टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो नहीं देखना मत देखिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैं हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि जैसे अपन पढ़ते हैं वैसे ही मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको न्यूज़पेपर में, और वो न्यूज़पेपर इस चैनल पे अपलोडेड है। तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली न्यूज़पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं कोई भी न्यूज़ आइटम नहीं छोड़ा गया है। सारे न्यूज़ आइटम्स जो भी इंपॉर्टेंट थे वो एक साथ डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, और जो भी फीडबैक है और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, थैंक यू।